तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दीक्षांत आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। जो एनसीईआरटी आधारित सीरीज है उस सेशन में आज चौथा लेक्चर है। और इसमें हम लोग किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे उसके बारे में एक बार संक्षिप्त से आपको बता देते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कि पहले भी आप जानते हैं कि ये 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका टॉपिक चल रहा है। और 6th क्लास की एनसीईआरटी में आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के ऊपर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इस टॉपिक की समाप्ति के बाद आज हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि कल एमसीक्यू हो नहीं पाया था, टाइम काफ़ी हो चुका था, इसलिए तो एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृति में ये जो टॉपिक है इसमें आप किन किन चीज़ों को जान पाएंगे उसको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। तो इसमें एक पहला सेक्शन है स्थल रूप को उत्पन्न करने वाले बल। तो इसमें सबसे पहले आपके लिए ये जानना अनिवार्य होगा कि आखिर हम लोग स्थल रूप कहेंगे किसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो स्थल रूप किसको कहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिर स्थल रूप को उत्पन्न करने वाले जो बल होते हैं वो, दूसरा अपक्षय क्या होता है इसके बारे में, यानी इसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं। तीसरा अपर्दन यानी इरोजन क्या होता है। निक्षेपण यानी डिपोजिशन क्या होता है। फिर पर्वत और पहाड़ी यानी कि माउंटेन और हिल्स में क्या डिफरेंसेस है किसको कहेंगे। फिर पठार है प्लेट्यू, मैदान प्लेन, और स्थल रूप और मानव यानी लैंडफॉर और मानव किस रूप से एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक तकनीकी एक तरीके से कहेंगे ये कॉन्सेप्चुअल एरिया है। और 6th क्लास के एनसीईआरटी का ये टॉपिक है तो उसमें कितनी डीप स्टडी के रूप में दिया गया होगा ये आप भी जानते हैं। लेकिन हम इसमें जिस तरीके से पिछले प्रत्येक क्लास में आपको चीज़ें समझने के लिए इनपुट प्रदान करते रहे, ठीक इसमें भी हम आपको इनपुट प्रदान करेंगे। और आपको जहां भी समझने में दिक्कत हो आप क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कोशिश केवल इतना ही करना है कि हम जब आपको बोलें कि आप चैट में लिखिए कि आपको क्या जानना है तब आप क्वेश्चन पूछिएगा, तो हम आपके चैट को देखेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब तक हम बताते रहेंगे सुनना है, अपना नोट्स बनाते जाना है, जहां भी दिक्कत हो उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। और जैसे मैं कहूं कि अब पूछिए आपको क्या इशू है, आप पूछने का प्रयास कीजिएगा। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले हम आप जान लेते हैं कि स्थल रूप क्या होते हैं और स्थल रूप को उत्पन्न करने वाले कौन कौन से बल हैं इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। स्थल रूप यानी एक तरीके से लैंड फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक ना। तो स्थल रूप हम लोग कहते हैं कि स्थल रूप जो है ना ये बेसिकली एक प्रकार की स्थलाकृति होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्थल रूप को आप स्थलाकृति भी कह सकते हैं, टोपोग्राफी भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्थलाकृति है ये कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये स्थलाकृति ऐसे स्थलाकृति होते हैं जो महासागर के नितल पर पाए जाते हैं। महासागर के नितल पर भी, यानी कि जो मैरिन फ्लोर होता है, नितल को हम लोग क्या लिखते हैं, मैरिन फ्लोर लिखते हैं। तो मैरिन फ्लोर पर जो पाई जाने वाली स्थलाकृतियां होती है वो भी, जिसमें पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है, कटक होता है, ट्रेंच होते हैं, इस तरह के स्थलाकृति हमें मैरिन फ्लोर पर भी मिलते हैं। और इसी तरीके से पृथ्वी के सतह के ऊपर यानी धरातल पर मिलने वाले, धरातल पर मिलने वाले, तो चाहे धरातल पर मिलने वाले स्थलाकृति हों या फिर मैरिन फ्लोर पर मिलने वाले स्थलाकृति हों, बेसिकली जैसे मैंने कहा कि इस स्थलाकृति में आप अभी नॉर्मल समझिए, पर्वत शामिल हो सकता है, पठार शामिल हो सकता है, इसमें मैदान शामिल हो सकता है, इसमें
कटक जैसी स्थलाकृतियां शामिल हो सकती है महासागर के नितल पर। इसमें पाया जा सकता है जैसे कि जो गर्त होते हैं महासागर के नितल पर वो, जैसे कैनियन जैसी स्थलाकृति है वो, या जो गॉर्ज जैसी स्थलाकृति है ये। तो एक डीप स्टडी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो स्थल रूप या लैंड फॉर्म को जो है सो हम स्थलाकृति के रूप में भी जानते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और ये स्थलाकृति हमें कहाँ पर मिलते हैं, तो महासागर के नितल मैरिन फ्लोर पर भी मिलते हैं, और फिर धरातल के सतह पर या अर्थ सरफेस पर भी मिलते हैं। और इसमें क्या है, वैसे स्थलाकृति का जब हम लोग टेक्निकल अध्ययन करते हैं ना, तो इसमें स्थलाकृति को या उच्चावच को 3 श्रेणी में रखते हैं। एक होता है प्रथम श्रेणी का उच्चावच, एक होता है द्वितीय श्रेणी का उच्चावच, एक होता है तृतीय श्रेणी का। तो ये जब आप अपर क्लास में जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी आप सिंपल समझिए कि स्थल रूप का अर्थ होता है कि धरातल या महासागर के नितल पर पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटियां, कैनियन, गॉर्ज, इन सबको हम लोग सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, स्थल रूप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थल रूप में हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो मूल रूप से किस पर, तो धरातल पर जो मिलने वाली स्थलाकृति होगी इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये जो स्थलाकृतियां जिसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख लिए होंगे, तो इन स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है ना, ये 2 बल के परिणाम होते हैं। किसके परिणाम होते हैं, स्थलाकृतियों की जो उत्पत्ति होती है ये बेसिकली क्या होते हैं, तो 2 बल के परिणाम होते हैं। तो स्थल रूप को एक हेडिंग बना लेंगे आप लोग, स्थल रूप को उत्पन्न करने वाले बल, स्थल रूप को उत्पन्न करने वाले बल, फोर्स। तो स्थल रूप को जो उत्पन्न करने वाले बल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं आंतरिक बल कहते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स कहेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं अंतरजात बल कहते हैं, अंतरजात बल कहते हैं। और दूसरा बल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी बल कहते हैं, बाहरी बल कहते हैं। और बाहरी बल को ही हम लोग क्या कहेंगे, बहिर्जात बल के रूप में भी जानते हैं, बहिर्जात फोर्स। तो अब आप फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे कि धरातल के ऊपर या महासागर के नितल पर जो पाए जाने वाले स्थलाकृति होते हैं वो 2 बलों के परिणाम होते हैं। और 2 बलों के जो परिणाम होते हैं उसमें एक आंतरिक बल होता है जिसको अंतर्जात बल कहेंगे, और दूसरा बाहरी बल होता है जिसको बहिर्जात बल। अंतर्जात बल का यहाँ पर अर्थ है कि वह बल जो धरातल के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से कार्य करता है, और इस बल के कारण धरातल के ऊपर किसी प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्जात बल। जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए आप समझ सकते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन जो है और उससे जो निर्मित स्थलाकृतियां धरातल पर होगी वो अंतर्जात बल का एक परिणाम है। तो अंतर्जात बल वैसे आगे के क्लास में जब आप जाएंगे तो इसका बहुत ही बड़ा जो है सो क्लासिफिकेशन होता है। दीर्घकालीन आंतरिक बल होता है, लघुकालीन आंतरिक बल होता है। दीर्घकालीन आंतरिक बल भी 2 प्रकार का होता है, लघुकालीन आंतरिक बल भी बंटते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर समझिए कि आंतरिक बल वह बल है, अंतर्जात बल वह बल है जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से काम करता है, और इस बल के कारण धरातल पर दृश्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक बल या बाहरी अंतर्जात बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि बड़े तौर पर देखेंगे तो आंतरिक बल जो होते हैं हम इन्हें सृजनात्मक बल की कैटेगरी में भी रखते हैं। सृजनात्मक फोर्स कहते हैं इसको, सृजनात्मक बल। अंतर्जात बल को हम सृजनात्मक बल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बल के द्वारा धरातल के ऊपर या महासागर के नितल पर
नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पर्वत बन सकते हैं, पठार बन सकते हैं, मैदान बन सकता है, भ्रंश बन सकते हैं, बलन बन सकती है, घाटियां बन सकती है। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सृजनात्मक बल की श्रेणी में रखते हैं। भूगोल के दृष्टिकोण से यह सृजनात्मक फोर्स होता है। बाहरी बल या बहिर्जात बल वह बल होता है जो धरातल के ऊपर से काम करता है, इसको हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। और धरातल के सरफेस के ऊपर से जो काम करने वाला बल होता है, इसको बहिर्जात बल कहते हैं। और इसके बल का जो नेचर होता है, ये बेसिकली एक तरीके से समता मूलक फोर्स के अंतर्गत आता है। समता मूलक बल, हम इन्हें समता मूलक बल इसलिए कहते हैं क्योंकि बहिर्जात बल जो होते हैं वो आंतरिक बल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में परिवर्तन लाते हैं। तो जो बल आंतरिक बल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में परिवर्तन लाए, हम उसे क्या कहते हैं, समतामूलक बल। इसका अर्थ ये होता है, बाहरी बल अंतर्जात बलों के द्वारा निर्मित पर्वत, पठार, मैदान को अपर्दित करने में, काटने छाटने में लगे रहते हैं। ऐसे बल को हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। ये काम कौन कर सकता है बहिर्जात बल के रूप में? तो पवन कर सकता है, बहते हुए जल के द्वारा हो सकता है, हिमानी के द्वारा हो सकता है, सागरीय तरंगे कर सकती है। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल दिया हूं ताकि आप इसको समझ सकते हैं कि बहिर्जात बल का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, पवन है, बहता हुआ जल अर्थात नदी का जल, जो ग्लेशियर है, हिमानी है, वो हो जाएगा, जो मैरीन वेव सागरीय तरंगे हैं वो हो जाएगी। तो अभी जिस स्थलाकृति के बारे में हमने आपको बताया था, तो ये जो स्थलाकृतियां बनते हैं उनको उत्पन्न करने वाले दो प्रकार के बल हैं। एक आंतरिक बल है, दूसरा बाहरी बल है। आंतरिक बल के प्रभाव से क्या होता है कि धरातल पर जो पर्वत, पठार, मैदान, इस तरह के स्थलाकृतियों का सृजन हो, तो इसलिए हम इसे सृजनात्मक बल कहते हैं। भूगोल के दृष्टिकोण से ये सृजनात्मक बल है। और बाहरी बल जिसके अंतर्गत पवन, बहता हुआ जल, सागरीय तरंगे, ग्लेशियर शामिल है, ये अंतर्जात बल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को काट छांट कर समतल करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब काट छांट कर समतल करेंगे तब भी नई स्थलाकृति बनेगी, और जब काट छांट कर जो मटेरियल प्राप्त होगा उसका निक्षेपण होगा, तो उससे भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो बाहरी बल होते हैं, इसकी जो प्रक्रिया होती है तीन रूपों में होती है। बाहरी बल की जो प्रक्रियाएं होती है, इसको सामूहिक रूप से हम लोग एक शब्द से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं अनाच्छादन या डिन्यूडेशन कहते हैं। तो बाहरी बल में एक प्रक्रियाएं होती है अपक्षय की, दूसरी प्रक्रियाएं होती है अपर्दन की, और तीसरी प्रक्रियाएं होती है निक्षेपण की। बेसिकली डिपोजिशन इज द आउटपुट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ये आप कह सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं बाहरी बल को समझने के लिए, इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे आप हमसे पूछिएगा। तो तीनों जो ये बाहरी बल की प्रक्रियाएं हैं, और बाहरी बल में हम आपको क्या बताए थे कि बाहरी बल वो बल होता है जो धरातल के ऊपर से काम करता है, और फिर धरातल से ऊपर से काम करने के कारण क्या होता है कि वो आंतरिक बल से निर्मित स्थलाकृतियों को काट छांट कर समतल करता है, नए भूदृश्य का निर्माण करता है, और काट छांटने में जो मटेरियल प्राप्त होगा उस मटेरियल से भी स्थलाकृति बनेगी, तो निक्षेपण का भी काम होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अपक्षय, तो अपक्षय जो है ये एक प्रकार से क्या है, स्वस्थाने प्रक्रिया है। स्वस्थाने प्रक्रिया है, स्वस्थाने प्रक्रिया है, ठीक है। स्वस्थाने यानी इन सिटू प्रोसेस है। इसमें बेसिकली होता क्या है अपक्षय में कि चट्टाने टूटकर अपने मौलिक स्थान पर ही रहते हैं। चट्टानों का टूटना यानी कि उसका विघटित होना, चट्टानों का टूटना एवं अपने मौलिक स्थान पर ही रहना। अपने यानी जहां टूटा है वहां से शिफ्ट नहीं होना, अपने मौलिक स्थान पर रहना। अपने मौलिक स्थान पर रहना जो है ये अपक्षय है।
तो अपक्षय क्या है? बेसिकली जो वेदरिंग बोलते हैं अपक्षय को, तो वेदरिंग क्या है? एक इन सीटू प्रोसेस है। वेदरिंग इज अ इन सीटू प्रोसेस बाय विच प्रोसेस, यानी इस प्रक्रिया में धरातलीय चट्टाने टूटकर ब्रेक होकर अपने मौलिक स्थान पर ही रहते हैं। इसमें चट्टाने अपने स्थान से हटते नहीं हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। आगे आपको अपक्षय के प्रकार भी बताएंगे। वैसे आप जान लो कि अपक्षय जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक अपक्षय होता है फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय कहते हैं, बायोटिक वेदरिंग कहते हैं। तो अपक्षय को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अपक्षय एक स्वस्थानीय प्रक्रिया है। वेदरिंग इज अ इन सिटू प्रोसेस। दूसरा क्या है कि चट्टानों का टूटना और अपने मौलिक स्थान पर रहना ही अपक्षय है। रॉक का ब्रेक होना और अपने पोजीशन को होल्ड किए रहना क्या है? अपक्षय है। बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है। एक भौतिक अपक्षय, इसको यांत्रिक अपक्षय भी कहेंगे, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। सेकंड रासायनिक अपक्षय है, केमिकल वेदरिंग। और तीसरा जैविक अपक्षय है, बायोटिक वेदरिंग कहते हैं। अपरदन जो है क्या है? एक गतिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, गतिक प्रक्रिया है। इरोजन एज ए गतिक प्रक्रिया है। इरोजन क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। और डायनेमिक प्रोसेस ये क्यों है? क्योंकि अपरदन में क्या होता है कि अपक्षय के प्रक्रिया में, अपक्षय की प्रक्रिया से यानी वेदरिंग की प्रक्रिया से, अपक्षय की प्रक्रिया से टूटे चट्टान, अपक्षय की प्रक्रिया से टूटे चट्टान अपने मौलिक स्थान से विस्थापित कर दिए जाते हैं, यानी दूसरे जगह कर दिए जाते हैं। अपने मौलिक स्थान से क्या होते हैं? अपने मौलिक स्थान से विस्थापित कर दिए जाते हैं, अपने मौलिक स्थान से विस्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपक्षय में चट्टानें टूटी थी वो अपरदन में क्या होगा? अपने मौलिक स्थान से हटा दिया जाएगा। दैट्स व्हाई वेदरिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। और जाहिर सी बात है कि अपने मौलिक स्थान से हटाए जाएंगे तो ये हटाने वाला कोई ना कोई एजेंट होगा। ये हटाए जाते हैं किसके द्वारा? तो ये हटाए जाते हैं अपरदन के दूतों के द्वारा, अपरदन के दूतों के द्वारा। तो अपरदन के दूत कौन होंगे? एजेंट ऑफ इरोजन। जैसे कि ये पवन कार्य कर सकता है। पवन के बाद कौन कार्य कर सकता है? बहता हुआ जल। बहता हुआ जल का मूल अर्थ है यहाँ पर नदी। फिर तीसरा ये कौन कर सकता है? तो ग्लेशियर कर सकता है, ग्लेशियर टोपोग्राफी होती है। चौथा ये कौन कर सकता है? सागरीय तरंगे कर सकती है, सागरीय तरंग, मैरिन वेव। तो इनके द्वारा अपक्षय की प्रक्रिया में जो चट्टानें टूटती है उनको जब अपने मौलिक स्थान से हटा दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अपक्षय में चट्टान टूटा, उसका अगला प्रोसेस हुआ अपरदन में चट्टान अपने मूल जगह से हटा। तो मान लो कि यहाँ पर अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, अपरदन के द्वारा यहाँ की सरफेस चट्टानें शिफ्ट करके यहाँ लाई गई, तो यहाँ क्या होगा? निक्षेपण होगा। तो निक्षेपण जो है इसमें क्या है कि बेसिकली निक्षेपण में अपरदन के दूतों के द्वारा क्या होता है? अपरदन के दूतों के द्वारा अवसादों का, सेडिमेंट का, अवसादों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन एवं उसका स्थानीयकरण शामिल है। उसका स्थानीयकरण यानी एक जगह पर रखना, स्थानीयकरण शामिल है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो बाह्य बल की जो प्रक्रियाएं होती है वो 3 तरीके से संपन्न होती है। एक अपक्षय के रूप में, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अपक्षय एक स्वस्थानीय प्रक्रिया है।
वाई इट इज इन सिटू कंजर्वेशन, बिकॉज इसमें इन सिटू प्रोसेस, बिकॉज इसमें धरातलीय चट्टानें टूटती है और अपने मौलिक स्थान पर रहते हैं। अपक्षय तीन प्रकार का, एक भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, सेकंड रासायनिक अपक्षय और यानी कि और जैविक अपक्षय इसमें शामिल है। अपर्दन क्या है कि अपक्षय की प्रक्रिया में जो टूटी हुई चट्टानें होते हैं वो अपर्दन की प्रक्रिया में अपने मूल स्थान से हटा दिए जाते हैं। तो अपर्दन इसलिए गतिक प्रक्रिया, और निक्षेपण बेसिकली अपर्दन का आउटपुट है। जो चट्टानें अपर्दन के दूतों के द्वारा उठाई गई है वो कहीं दूर ले जाकर परिवहन करके स्थानीयकरण कर दिया जाता है और उससे भी स्थलाकृतियां बनती है। तो इसमें क्या होगा कि ये निक्षेपण का काम कौन कर सकता है, तो बेसिकली जो अपर्दन के मटेरियल को उठा के ले जाएगा वही निक्षेपण का काम करेगा। यानी कि पवन के द्वारा आप आगे पढ़ोगे कि ये अपर्दन का भी काम करते हैं और अपर्दन करेंगे तो दूसरे जगह अपने मटेरियल को जमा करेंगे तो ये निक्षेपण का भी कार्य करेंगे। ठीक उसी तरीके से बहता हुआ जल अर्थात नदी अपर्दन का भी काम करती है और ये उस अवसाद को दूर ले जाकर निक्षेपित भी करेंगे तो निक्षेपण का भी काम। ग्लेशियर भी दोनों काम करते हैं और सागरीय तरंगें भी दोनों काम करते हैं। तो इसलिए स्थलाकृतियां जो होती है वो एक तरीके से आंतरिक और बाहरी दोनों बल से बनते हैं और इसमें इनके द्वारा जो अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनती है वो बनेंगी। पवन का कार्य कहाँ पर अधिक होगा, तो जो ड्राई क्लाइमेटिकल कंडीशन होता है, शुष्क जलवायु दशाएं, वहां पर पवन का काम होगा। बहता हुआ जल अर्थात नदी का कहाँ काम होगा, तो आर्द्र जलवायु दशा में जहां पर वर्षा अधिक हो रही है, नदी में जल की मात्रा हो, वहां पर नदी का काम होगा। ग्लेशियर पर्वतीय क्षेत्रों में करेंगे और सागरीय तरंगे सागर के तटीय क्षेत्रों में करते हैं। तो इस तरीके से ये अपर्दन और निक्षेपण जनित स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यहां तक सभी का क्लियर है, कोई डॉट तो हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक सभी का क्लियर है। यानी कि स्थल रूप किसे कहते हैं, स्थल रूप को उत्पन्न करने वाले बल कौन कौन है, और फिर बाहरी बल में जो शामिल प्रक्रियाएं हैं अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये सभी का क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो अब इस बल से खासकर जैसे पर्वत है, पर्वत मेनली आंतरिक बल का परिणाम होता है लेकिन उसमें बाहरी बलों के द्वारा मॉडिफिकेशन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। हाँ वो भी होगा। तो माउंटेन जो है ये मेनली सेकंड रैंक रिलीफ के अंतर्गत आता है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत, लेकिन बाहरी बल के द्वारा भी इसमें मॉडिफिकेशन होता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि पर्वत पहाड़ी में क्या अंतर है, कुछ उसके एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। तो पर्वत पहाड़ी पर्वत श्रृंखला, तीन टर्म है इसमें, तीनों का अर्थ आपको समझना है। तो पर्वत जो होता है बेसिकली, अब जब इसकी टेक्निकल परिभाषा में आप जाएंगे तो आप याद रखेंगे दिस इज अ सेकेंड रैंक रिलीफ, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, रिलीफ है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, सेकेंड रैंक रिलीफ है। और देखो वैसे इस एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है पर्वत की व्याख्या के बारे में वो आप पहले जान लो, फिर हम आपको बताएंगे। पर्वत वह भूखंड होगा जिसका शीर्ष नुकीला होना चाहिए, शीर्ष नुकीला कोनिकल यानी इस तरीके से हो, उसका आधार चौड़ा होना चाहिए, यानी कि बेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो ये इसका आधार हो गया और ये इसका क्या हो गया, शीर्ष। तो बेस चौड़ा होना चाहिए और शीर्ष नुकीला। तीसरा, तीव्र ढाल होना चाहिए, ये शार्प ढाल होना चाहिए। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई होना चाहिए, ये 6 क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन जब आप बड़े तौर पर टेक्निकल परिभाषा में जाएंगे, अवसाद क्या होता है, अवसाद होता है
जैसे आप सिंपल से आप समझिए, आपके घरों में किताब होगा, किताब को पढ़ने के बाद जब आप फाड़ चीर के फेंक देते हैं ना, ऐसे करके कूड़ा में डाल देते हैं, वो कूड़ा एक तरीके से अवसाद बन गया आपका। तो पर्वत किसे कहेंगे? 6 क्लास के एनसीईआरटी के अनुसार कि वह भूखंड, धरातल पर अवस्थित वह भूखंड जो जिसका शीर्ष नुकीला हो इस तरीके से, आधार चौड़ा हो इस तरीके से, तीव्र ढाल हो इस तरीके से, और समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा हो, उसको पर्वत कहा गया। लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निकल में जाएंगे तो पर्वत जो होते हैं ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, जैसे हमने लिखा है। दूसरा है क्या कि हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि पर्वत जो होते हैं अपने आसपास के पठारी और मैदानी क्षेत्र से अधिक ऊंचे होते हैं, ठीक है ना, और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को यहाँ पर कहा गया। लेकिन यहाँ पर हाइट बहुत मायने नहीं रखता है। नॉर्मल आप बड़े एनसीईआरटी में जाएंगे ऊपर के क्लास में तो 1000 से अधिक मीटर ऊंचे भूभाग को पर्वत माना गया है, 1000 मीटर से कम ऊंचे भूभाग को पहाड़ी माना गया है। लेकिन विश्व में कई ऐसे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है, लेकिन उन्हें पर्वत की श्रेणी में रखा गया। और भारत में कई ऐसे भूखंड हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, बट उन्हें पहाड़ी की श्रेणी में रखा गया। इसका अर्थ यह है टेक्निकल वे में कि पहाड़ कहलाने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या? तो शीर्ष नोकीला होना जरूरी है, ये सही है। दूसरा, तीव्र ढाल होना चाहिए, ये सही है। बेस चौड़ा होना चाहिए, ये सही है। तो ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह की विशेषता वाला जो स्थल रूप होगा वो क्या कहलाएगा? पहाड़ पर्वत कहलाएगा। जैसे हिमालय हो गया, इस तरीके से। पहाड़ी, जैसे मैंने कहा कि पहाड़ी जो आप देखेंगे तो ये जो होते हैं बेसिकली यदि बड़े तौर पर जाएंगे तो एक जैसे यहाँ पर 600 मीटर लिया है तो इसको यदि लाप लेंगे तो इसी हिसाब से आपको जाना होगा। नॉर्मली 600 मीटर से कम ऊंचाई का भाग होगा, पर्वत के तुलना में इसका ढाल कम होगा, ये ध्यान में रखेंगे। और भारत में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे यहाँ है एक पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, ये कहाँ पर है? झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी है। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ नहीं पढ़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। इसी तरीके से विंध्य है, ये भी पहाड़ी की श्रेणी में आता है। सतपुरा है, ये भी इसी की श्रेणी में आएगा। महादेव है, मैकाल है, ये सब इसी की श्रेणी में आता है। तो टेक्निकल तौर पर जाएंगे तो बिल्कुल क्या होना चाहिए कि माउंटेन के तुलना में इसकी जो शीर्ष होगा कम नुकीला होगा, सपाट भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखेंगे, सपाट भी नहीं होगा, ढाल कम होगा, ऊंचाई इस हिसाब से कम। लेकिन जब बड़े तौर पर जाएंगे तो पहाड़ी वह भूखंड होते हैं, पहाड़ी क्या होते हैं? पहाड़ी वह भूखंड होते हैं जो पर्वत से कम ऊंचे हों, जिनके शीर्ष कम नुकीले हों पहाड़ के तुलना में, ढाल थोड़ा सा उससे कम है। और ऊंचाई के हिसाब से जाएंगे तो भारत में ऐसी कई पहाड़ियां हैं, जैसे मैंने क्या कहा, ये पारसनाथ की ऊंचाई इससे अधिक है, नीलगिरी की ऊंचाई इससे अधिक है, लेकिन इन्हें पहाड़ी की श्रेणी में रखा गया है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इनके शीर्ष नुकीले नहीं है और इनका ढाल भी कम है। और देखो, जब शीर्ष नुकीला है किसी माउंटेन का, इसका अर्थ है कि उसमें निर्माण कार्य अभी भी हो रहा है, इसलिए उसका शीर्ष नुकीला है, इसका अर्थ ये है। लेकिन यदि शीर्ष नुकीला नहीं है तो इसका अर्थ है कि उसमें अंदर से निर्माण प्रक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी है, ये ध्यान रखें। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला किसको कहेंगे? तो रेखा के क्रम में व्यवस्थित जो पर्वत होते हैं उसको हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। रेखा के क्रम में, जैसे आप देखोगे इस तरीके से ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के दक्षिण में आ जाएंगे, इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे? शिवालिक हिमालय। तो पर्वत श्रृंखला जो होता है किसको कहते हैं? कि जब पर्वतीय रेंज, ये क्या है? रेंज है। जब पर्वतीय रेंज
या जब पर्वत रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो, जब पर्वत रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पर्वत श्रृंखला का हिमालय, हिमालय के बाद जैसे यूरोप में हो जाएगा आल्प्स पर्वत हो जाएगा, ये भी पर्वत श्रृंखला का, आल्प्स कहाँ पर है, यूरोप में। इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज है ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, तो पर्वत श्रृंखला का। ये कहाँ पर अवस्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप रॉकी माउंटेन को देखोगे जो नॉर्थ अमेरिका में है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपको याद रखना है। तो फिर से हम एक बार व्यवस्थित करते हैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। पर्वत क्या है, तो पर्वत धरातल पर अवस्थित, हालांकि पर्वत महासागर के नितल में भी होते हैं, जिनको हम देखते नहीं हैं लेकिन महासागर के नितल पर भी होते हैं। जैसे कटक सबमर्ज माउंटेन का उदाहरण है, तो ये याद रखेंगे। लेकिन हम अब यहाँ पर धरातल पर ले रहे हैं कि पर्वत वह भूखंड है धरातल पर अवस्थित जिनके शीर्ष नुकीले हों, आधार चौड़े हों, ढाल तीव्र हों, अपने आसपास के क्षेत्र से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हों, वो पर्वत कहलाते हैं। ये डायग्राम याद रखेंगे, बट टेक्निकल चीजें जो बताई वो याद रखेंगे। पहाड़ी कौन है, जिसका शीर्ष नुकीला नहीं है, जिसका ढाल कम है, वो पहाड़ी है, हिली एरिया है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में, नीलगिरी जो केरल कर्नाटक तमिलनाडु के जंक्शन पॉइंट पर है वो विंध्य, सतपुरा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। पर्वत श्रृंखला जो रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे इस संदर्भ में हमने आपको बताया कि ये क्या है, रेंज समझेंगे ग्रेटर हिमालय, ये समझेंगे मध्य हिमालय, ये समझेंगे शिवालिक हिमालय, और उसी का एग्जाम्पल लिया है कि हिमालय, आल्प्स, एंडीज, इस तरीके से जो पर्वत हैं जो रेखाओं के क्रम में व्यवस्थित है उनके रेंज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लियर है। तो ये है, तो तीनों का अर्थ समझ गए और तीनों के कुछ कुछ एग्जाम्पल आ गए। नेक्स्ट है पर्वत के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो यहाँ पर बेसिकली 3 प्रकार के पर्वत दिए हुए हैं, लेकिन जब आप आगे वाले क्लास में जाओगे तो पर्वत के चौथे प्रकार भी आपको मिलेंगे। जैसे एक है वलित पर्वत, यहाँ पर एक है भ्रंशोथ पर्वत, और एक है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये हो गया ज्वालामुखी पर्वत। एक और आपको मिलेगा जिसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं हम लोग, अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत बाहरी बल का परिणाम होता है, ये ध्यान में रखेंगे। अवशिष्ट पर्वत किसका परिणाम, बाहरी बल का। यहाँ पर ये जो पर्वत है अंतर्जात बलों के परिणाम है। तो सबसे पहले बलित पर्वत क्या होता है, तो बलित पर्वत की पहली विशेषता है कि इनके शिखर शंकाकार शिखर यानी कोनिकल शिखर, इनका सतह उबड़ खाबड़ होता है, और शंक्वाकार शिखर सतह उबड़ खाबड़, इसका एग्जाम्पल है एक ये जो है आरावली। तो आरावली जो है इसके संदर्भ में 2 चीजें याद रखेंगे कि आरावली विश्व का सबसे पुरातन बलित पर्वत है, विश्व का सबसे पुरातन बलित पर्वत, पुरातन बलित पर्वत है। यानी कि जिस समय ये निर्माण हुआ उस समय ये बलित पर्वत के रूप में था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में आरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट रिसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो वलित पर्वत कौन है, जो आंतरिक बलों के प्रभाव से बनते हैं। दूसरा, सतह इनके ऊबड़ खाबड़ होते हैं, शिखर इनके नोकीले कोनिकल होते हैं। इसका एग्जाम्पल एक है आरावली, लेकिन आरावली में 2 लाइन एक्स्ट्रा हमने लिख दिया है, ये विश्व के सबसे पुरातन बलित पर्वत हैं, अभी नहीं है ये बलित पर्वत। और अभी ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत, क्योंकि बाहरी बल के द्वारा इनको काट छांट कर बहुत ही छोटा कर दिया गया है, तो ये अवशिष्ट बचे हुए हैं। फिर एक है अपलेशियन पर्वत, ये नॉर्थ अमेरिका में है। अपलेशियन कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है, ये है। लेकिन वर्तमान समय में अपलेशियन भी लगभग एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है।
यूराल पर्वत ये भी, लेकिन ये भी अब यूराल पर्वत कहाँ पर है, रूस में है। यूराल भी एक अवशिष्ट पर्वत है, जिस समय ये बना था उस समय बलित पर्वत के रूप में, लेकिन अब ये अवशिष्ट पर्वत। हिमालय अभी बनने के प्रोसेस में ही है, तो ये वलित पर्वत। रॉकी पर्वत हुआ, इसी तरीके से एंडीज पर्वत हुआ, आल्प्स पर्वत हुए, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, बलित पर्वत के। 3 में संशोधन किया हूं कुछ कुछ। अरावली जिस समय बना उस समय बलित पर्वत, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत। अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका में है, ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल, लेकिन अब ये अवशिष्ट पर्वत। यूराल पहले बलित पर्वत जब बना, अब अवशिष्ट पर्वत। हिमालय बलित पर्वत, रॉकी वलित पर्वत, एंडीज ये वलित पर्वत जो है ना, हम इन्हें क्यों कहते हैं थोड़ा सा आपको ये भी जानना होगा। तो इसमें क्या होता है ना, दबाव मूलक बल के परिणाम से इसमें एंटीक्लिन्स और सिंक्लिन्स पाए जाते हैं, बलन पाए जाते हैं, इस तरीके से ये होता है। तो इस तरीके की संरचना होती है बलित पर्वत की। हालांकि जब आप आगे जाएंगे तो बलित पर्वत या विवर्तनिक पर्वत ये होते हैं, इनके बारे में हम आपको और डिटेल से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि इसमें वलन इस तरीके की संरचनाएं होती है, ठीक ना। ये दबाव मूलक बल से बेसिकली बनते हैं बलित पर्वत। इसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसको अपनति, एंटीक्लिन्स कहते हैं, अपनति। और जो नीचे धसा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं अभिनति, सिंक्लिन्स कहते हैं, अभिनति कहते हैं। तो ये इस तरीके से कर्व पाए जाते हैं, और इसलिए बलित पर्वत को, फोल्ड माउंटेन को मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। इसको और क्या कहते हैं आप, मोरदार पर्वत। तो ये आप बलित पर्वत के नीचे में डायग्राम बनाइएगा। दूसरा है भ्रंशरोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत भ्रंश लाइन के सहारे ऊपर उठे हुए भूखंड को कहते हैं, जो उत्खंड हॉस्ट भी कहलाता है। हम इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं, किसको कहेंगे, भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत। धसे हुए भाग को भ्रंश द्रोणी कहते हैं। वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट इसका एग्जाम्पल है। यानी जो भ्रंशोत पर्वत होते हैं, भ्रंशोत पर्वत बेसिकली क्या है कि तनाव मूलक बल के परिणाम होते हैं, ठीक है। और तनाव मूलक बल क्या होता है, तो आप उसको, इसके लिए हम एक डायग्राम ले रहे हैं, आप ध्यान से देखो कि जो भारत के संदर्भ में आप देखोगे, भारत के संदर्भ में यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखो जो वो लाइन सब लिखा हुआ है, इसका हम एग्जाम्पल आपको देके बताते हैं। ये विंध्य पर्वत, ये सतपुरा पर्वत, ये अजंता हिल्स हो जाएगा। ये क्या बताया आपको, विंध्य पर्वत। थोड़ा सा आपको समझ लेना है, जिस तरीके से हम डायग्राम में कलर डाल रहे हैं आपको भी उसी तरीके से डालना है, ठीक ना, तब आप इसके अर्थ को समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आपके लिए परेशानी बन जाएगी। तो ये विंध्य है, ये क्या है, सतपुरा है, और ये क्या है, महाराष्ट्र में अजंता हिल्स है। ये बेसिकली जब तनाव मूलक बल लगते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो उसको टेंशन फोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक नीचे गिरा हुआ है, ये ब्लॉक नीचे मिला हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी। इसको क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। इसको भी, ये ब्लॉक यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है, ये ब्लॉक नीचे गिरा है, इसको भी कहेंगे यहाँ पर भ्रंश घाटी। और इस भ्रंश घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा। और इस भ्रंश घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ताप्ती या तापी। इसका अर्थ ये है कि ये जो ब्लॉक है पहले यहाँ था, क्योंकि इसकी संरचना, इसकी संरचना, इसकी सेम है। इसका अर्थ है कि ये ब्लॉक पहले यहाँ था, लेकिन तनाव मूलक बल के प्रभाव से यहाँ जो पहले इस तरीके का ब्लॉक रहा होगा वो नीचे आया होगा, और जैसे ही यहाँ का इस तरीके का ब्लॉक यहाँ से नीचे आया होगा,
इस भ्रंश लाइन के सहारे, इस भ्रंश लाइन के सहारे ये ब्लॉक ऊपर वाले नीचे धंस गए। यहाँ भी वही है कि जैसे ही इस तरह की संरचना वाला ब्लॉक जो यहाँ रहा होगा वो नीचे आया होगा तनावमूलक बल लगने से, तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है ये इस लाइन ऑफ फॉल्ट के सहारे और इस लाइन ऑफ फॉल्ट के सहारे नीचे आ गए, यहाँ पर भ्रंश घाटी बन गई। बीच में सतपुरा पर्वत जो है ये किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। ब्लॉक पर्वत को बेसिकली भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि ये भ्रंश लाइन के सहारे बनते हैं, इसलिए इसको भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। तो फिर से आप समझ लीजिए कि भ्रंश लाइन के सहारे क्या होता है कि जब किसी प्रदेश में भ्रंश लाइन के सहारे दोनों साइड के भूखंड नीचे धंस जाए और बीच वाला भूखंड पहले के जैसा रह जाए तो वो ब्लॉक पर्वत है। और चूंकि इस पर्वत का निर्माण भ्रंश लाइन के सहारे हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। अब ये जो धंसा हुआ भाग होता है ये भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी एक होता है और एक होता है ग्रैबेन। भ्रंश घाटी और एक क्या होता है? भ्रंश घाटी वर्सेस ग्रैबेन। भ्रंश घाटी वर्सेस ग्रैबेन। तो भ्रंश घाटी और ग्रैबेन में अंतर क्या है? देखो, भ्रंश घाटी जो होती है लंबी होती है, चौड़ाई कम होती है, यानी नैरो। भ्रंश घाटी की पहली विशेषता लंबी होती है, चौड़ाई कम होती है यानी नैरो होगी। तीसरा, इसकी गहराई अधिक होती है। ये भ्रंश घाटी की विशेषता है। लेकिन अब यहां पर ये जान लो कि ग्रैबेन क्या होता है कि जब भ्रंश घाटी की गहराई कम हो तो उसको ग्रैबेन कहते हैं। यानी ये भ्रंश नर्मदा है, इसकी गहराई थोड़ी सी और कम होती तो उसको ग्रैबेन हम लोग कहते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेज यही है कि भ्रंश घाटी अधिक गहरी, अधिक लंबी, कम चौड़ी अर्थात संकरी होती है। ग्रैबेन भी क्या होती है? संकरी होती है, लेकिन भ्रंश घाटी के तुलना में ग्रैबेन की गहराई कम होती है। अब इस तरीके के जो पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत, विश्व में कई जगहों पर पाए जाते हैं। उसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। और वो एग्जाम्पल क्या? अब आप देखो, भ्रंश लाइन के सहारे ऊपर उठे भूखंड को हॉस्ट या उत्खंड कहते हैं। धसे हुए भाग को भ्रंश द्रोणी कहते हैं, जो आपको दिखाया डायग्राम में। और इसका एग्जाम्पल है वासजेस पर्वत, जो कहाँ पर है? फ्रांस में है, वासजेस माउंटेन। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कहाँ पर अवस्थित है? जर्मनी में अवस्थित है। अपने यहाँ आपको बताया, ये याद रखेंगे। और ज्वालामुखी पर्वत जो है वो क्या है? ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से कैसे बनेंगे? तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाला मैग्मा, धूलकण, राख इत्यादि जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। फिर से एक बार समझिए कि ज्वालामुखी के उद्गार से, लेकिन ज्वालामुखी में भी किस उद्गार से? तो ज्वालामुखी का उद्गार बेसिकली ये जो माउंटेन बनते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से, सेंट्रल टाइप इरप्शन, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से बनते हैं। दरारी उद्गार से नहीं बनते। दरारी उद्गार से या तो पठार बनेगा या मैदान बनेगा। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के आपस में जमा होकर, ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से जो पर्वत बनेंगे वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है माउंट किलिमंजारो। ये माउंट किलिमंजारो कहां पर है? तो पूर्वी अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, तंजानिया में अवस्थित है। और इसी तरीके से जापान का जो फ्यूजियामा पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहां तक क्लियर है सभी का? आओ आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हो। अब है पर्वत और मानव। पर्वत से हमें क्या क्या लाभ मिलता है ये आपको जानना है। माउंटेन से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं ये आपको जानने हैं। देखो, तो आप इस तरीके के प्रश्न को समझ के लिए धीरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको।
पर्वत से आपको क्या लाभ है, आप अपने यहाँ हिमालय पर्वत को दिमाग में लाइए और देखिए हिमालय से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, वो पर्वत का लाभ है मानव के लिए। तो आप ध्यान में रखिए कि पर्वत से जब भी लाभ पूछे अपने यहाँ के एग्जाम्पल को दिमाग में इमर्ज कीजिए हिमालय को और क्या क्या बेनिफिट। तो पर्वत क्या होते हैं, नदियों के स्रोत, ऑरिजिन पॉइंट। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो क्या है, हिमालय से निकलते हैं। सिंधु और उसकी सहायक, गंगा और उसके उत्तरी मैदान की सहायक, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक, सभी हिमालय से निकलकर आते हैं। ग्लेशियर के स्रोत हैं कई सारे, जितनी भी नदियां हैं उत्तर भारत की सभी ग्लेशियर के स्रोत हैं। आप जानते हैं कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं पेरिनियल रिवर की श्रेणी में आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर से उद्गम है और वर्षा से भी जल की प्राप्ति करते हैं। तो ग्लेशियर के स्रोत हैं स्वच्छ जल के। जल विद्युत उत्पादन करते हैं, क्योंकि जब पर्वत से नदियां नीचे की उतरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती हैं, और जब जलप्रपात का निर्माण हो तो वो नदी नेचुरली जल विद्युत उत्पादन करने के लिए बेस्ट होते हैं। सिंचाई के लिए जल, उत्तर भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली नदियों में जल कहाँ से आता है, हिमालय पर्वत के ग्लेशियर से। तो सिंचाई के लिए जल, पेयजल के लिए, उद्योग के लिए, परिवहन के लिए, मनोरंजन, घरेलू कार्य, सभी के लिए जल की प्राप्ति आपको नदियों से होती है। यहाँ केवल सिंचाई के लिए है, लेकिन आप ऑल वर्क में आपको ध्यान में रखना है कि चाहे वो सिंचाई हो, पेयजल हो, घरेलू कार्य हो, औद्योगिक कार्य हो, परिवहन हो, मनोरंजन हो, सभी के लिए जल की प्राप्ति होती है नदियों से। फिर क्या है कि वेदिका कृषि, यानी पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्र जो होते हैं वो वेदिका कृषि के लिए अनुकूल होते हैं, यानी कि हम टेरारेसा फार्मिंग कहते हैं या कंटूर फार्मिंग आप इसको कह सकते हैं, उसके लिए अनुकूल होते हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आप अपने हिमालय को ही देख लो कि हिमालय में जो है सो लगभग पूर्वी हिमालय के कुछ भागों में नीचे में सदाबहार वन से लेके अल्पाइन वन तक भी आपको मिलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। ईंधन और चारा की प्राप्ति होती है, यानी कि वहाँ के जो वनस्पति होते हैं, जो घास होते हैं, वो ईंधन और चारा के स्रोत होते हैं पर्वत के। फिर प्राकृतिक उत्पाद, जैसे वहाँ के वनों से गोंद की प्राप्ति होती है, रेजिन की प्राप्ति होती है, और कई सारे जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, यानी कि यहाँ पर पादप और जंतु की प्रजातीय विविधता काफी अधिक होती है। फिर सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होते हैं, यानी कि टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र। अभी गर्मी का समय है तो आप देखो भारत में अधिकांश लोग अभी घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वहाँ की जो हिल स्टेशन है, धर्मशाला है, चकरात है, मसूरी है, डलहौजी है, दार्जिलिंग है, शिमला है, रानीखेत है, इन सब पे जाते हैं। तो ये सैलानियों के आकर्षण के केंद्र होते हैं। विभिन्न प्रकार के साहसिक खेल का केंद्र, जैसे पैराग्लाइडिंग होती है, हैंड ग्लाइडिंग होती है, रिवर राफ्टिंग होती है, स्कीइंग होती है, और कई सारे हमारे यहाँ तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के केंद्र भी हैं, जैसे चार धाम की यात्रा होती है। तो ये सारे हमें पर्वत से प्राप्त होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से। ये इसकी विशेषता हमने पॉइंट फॉर्म में लिखा है। नदी के स्रोत, ग्लेशियर के स्रोत, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए जल, वेदिका कृषि, विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, ईंधन और चारा की प्राप्ति, प्राकृतिक उत्पाद, जैव विविधता, पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र, विभिन्न प्रकार के साहसिक खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। आप मूवी सब में देखते होंगे कि वो बर्फ के ऊपर लोग स्लाइड करते रहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये आप देखो माउंटेन है, जो आपने वलित पर्वत पढ़ाई की है, उस वलित पर्वत का ये डायग्राम है कि शिखर कैसा है, कोनिकल है, लेकिन सरफेस उबड़ खाबड़ है। इस तरीके से ये वलित पर्वत, सभी पर्वत को आप देख लो, वलित पर्वत ये ज्वालामुखी पर्वत है। इसी तरीके से वोल्केनिक करप्शन और उससे जो निकलने वाला मटेरियल हो वो जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति होती है। ये वोल्केनिक माउंटेन रेंज जो बनता है प्लेट के टेक्टोनिक के प्रोसेस से, वो दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है, आप देखो हॉस्ट और ग्रैबेन जो आपने पढ़ाई की है, जिसको आपको बताया
कि फॉल्ट के सहारे ये ऊपर उठा हुआ भाग है, यहाँ पर होस्ट का अर्थ होता है ऊपर उठा हुआ भाग भी। तो ये है नीचे हुआ धसा भाग या तो भ्रंश है। और ग्रैबेन में क्या अंतर है, आपको बताया था कि भ्रंश घाटी की गहराई अधिक होती है, ग्रैबेन की गहराई कम होती है। तो ये है, इसी का हमने आपको डायग्राम लगभग बना के दिखाया था। रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं वो आप देखो, ये है किस तरीके से बनते हैं, ये डायग्राम है। इसी तरीके से डायग्राम हमने आपको बना के दिखाया था। पठार, तो सेकंड भूदृश्य हो जाएगा पठार। यहां तक क्लियर है सभी का, कोई डाउट? क्लियर है? आ जाओ प्लेट्यू। पठार किसको कहेंगे? तो पठार कहेंगे उस भूखंड को जो उठी हुई सपाट है, उठी हुई सपाट है, यानी कि इस तरीके से और ये इस तरीके से भूखंड होते हैं। यानी कि पठार वह भूखंड होते हैं जो अपने आसपास के मैदानी क्षेत्र से ऊंचे होते हैं और पर्वतीय क्षेत्र से कम ऊंचाई वाले भाग हों। क्लियर है? भ्रंश आपको बताया था मोहम्मद जैद जी, शायद उस समय आप ध्यान दिए नहीं थे, ये डायग्राम उसी का है। 3-4 बार मैं बता चुका हूं कि भ्रंश होता है, भ्रंश कहेंगे आप किसको, यहां देखिए भ्रंश है कि जब किसी भौगोलिक प्रदेश में दोनों साइड के भूखंड पहले के जैसे ही रह जाएं और बीच वाला भूखंड नीचे की ओर धंस जाए तो उसे भ्रंश कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी पर्वतीय प्रदेश में या किसी भौगोलिक प्रदेश में दोनों साइड के भूखंड पहले जैसे रह जाएं, देख रहे हैं पहले जैसे हैं, और बीच वाला भूभाग नीचे की ओर धंस जाए तो उसको भ्रंश कहते हैं। और ग्रैबेन में और भ्रंश में क्या अंतर है? केवल एक लाइन का, कि ग्रैबेन भी भ्रंश जैसा ही होता है। बेसिक डिफरेंस दोनों में यह है कि भ्रंश की गहराई डेप्थ अधिक होती है एज कंपेयर टू ग्रैबेन। यानी आप ये कह सकते हो जब भ्रंश की गहराई कम होगी तो वो ग्रैबेन है। क्लियर है? तो ध्यान से सुनेंगे तो सभी हम खुद 3-4 बार आपको बताते हैं। हाँ, तो पठार किस तरह का भूखंड होगा? तो वह भूखंड जो ऊपर उठा हुआ और जिनके शीर्ष कैसे हो, सपाट हो, शीर्ष इसके सपाट हो या टेबल नुमा हो। आप ये भी कह सकते हो कि पठार के जो शीर्ष होते हैं वो टेबल नुमा होते हैं। तो शीर्ष सपाट हो, आसपास के मैदानी क्षेत्र से अधिक ऊंचा हो, ऊपरी भाग मेज के समान हो, जैसे मैंने लिखा टेबल के भाग, ऊंचाई कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर तक, पर्वतों की तरह पुराने भी हो सकते हैं और पठार नए भी हो सकते हैं। तो अब पठार को यदि आपको एक परिभाषा के रूप में बांधना हो तो कैसे बांधोगे? परिभाषा होती है इसकी कि पठार धरातल पर अवस्थित वह भूभाग है जो अपने आसपास के मैदानी क्षेत्र से ऊंचे हो और अपने आसपास के पर्वतीय क्षेत्र से जिनकी ऊंचाई कम हो। हम इसमें प्रॉपर ऊंचाई को मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि पठार की ऊंचाई 200-400 मीटर भी होती है और 4000 मीटर 5000 मीटर भी होती है, जैसे भारत में लद्दाख पठार है। तो इसलिए ऊंचाई को मेंशन करना तकनीकी रूप से कठिन होता है। तकनीकी यही है कि ये भूखंड ऐसा होगा जो अपने आसपास के मैदानी क्षेत्र से ऊंचा होगा लेकिन अपने आसपास के पर्वतीय क्षेत्र से क्या होगा, कम ऊंचाई वाला होगा। पहली बात। दूसरी बात कि ये शीर्ष इसका सपाट होगा, टेबल नुमा होगा, मेज के समान होगा, कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर की ऊंचाई के हो सकते हैं और पर्वतों की तरह ये पुराने भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं। कुछ पुरातन जो पठार हैं विश्व में उसका देखो, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है भारत में दक्कन का पठार, दूसरा केनिया, तंजानिया तथा युगांडा में जो पूर्वी अफ्रीका का पठार है वो, और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कई सारे पठार पाए जाते हैं, ये पुरातन पठार के एग्जाम्पल है। भारत में दक्कन पठार, तो जब हम दक्कन देखो, दक्कन शब्द जो प्रयोग होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है? नर्मदा के दक्षिण के भूभाग के लिए दक्कन शब्द प्रयोग होता है, जिसमें महाराष्ट्र पठार शामिल है, कर्नाटक पठार शामिल है, आंध्र तेलंगाना का पठार शामिल है, दंडकारण्य शामिल है।
तो ऑल ओवर आप समझो दक्कन पठार या प्रायद्वीपीय पठार समझो, ये पुरातन पठार के एग्जाम्पल हैं, ये याद रखेंगे। और बड़े पठारों में जैसे तिब्बत का पठार है, तो विश्व का सबसे ऊंचे पठार है ये, समुद्र तल से इसकी 4000 से लेके 6000 मीटर तक ऊंचाई है तिब्बत का पठार का। अब है पठार और मानव। जिस तरीके से पर्वत और मानव को आपने समझा था, ठीक उसी तरीके से पठार और मानव को आपको समझना है। तो पठार से आपको क्या विशेष चीजें मिलती है? तो एक, पठार जो होते हैं खनिज संसाधनों से युक्त होते हैं। जैसे समझने के लिए, झारखंड में अवस्थित जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ये भारत में काफी खनिजीकृत पठार है। और इस छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर रीजन कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, रूर क्षेत्र भारत का रूर है। विश्व तौर पर रूर कहाँ पर पाया जाता है? जर्मनी में पाया जाता है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, ये भारत में अत्यधिक खनिजीकृत पठार है। इसमें क्या सब मिलता है? छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में आपको लोहा मिलेगा, यहाँ पर आपको मैग्नीज मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, यूरेनियम की प्राप्ति होती है, और कई सारे खनिज, माइका अभ्रक की प्राप्ति होती है। तो खनिज संसाधन से जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग और कोडरमा का पठार, उसमें कोयला मिलता है। तो खनिज संसाधन से संपन्न होने के कारण क्या है कि हम उसे किस क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो खनिज संपन्न, विश्व में कई ऐसे पठार हैं जो खनिज संपन्न हैं। जल प्रपात का निर्माण करते हैं। पठार पर से जब नदियां आती है, पठारों से जब वो मैदानों में आती है, तो फिर क्या है? वो क्या है कि वो आपको खनिज जल प्रपात का निर्माण करती है। जैसे छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा निर्मित हुंड्रू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी बनाती है छोटा नागपुर पठार पर। नदी भी पूछेगा किस नदी के पर उभरा है जलप्रपात? ये हुंड्रू। तो ये, और कर्नाटक में जो जोग जलप्रपात है, ये पठारों पर है। अब जलप्रपात बना है तो प्राकृतिक सौंदर्य का स्थल है, ये आप जान लें। लावा पठार से काली मृदा का निर्माण होता है। जैसे भारत में आप देखोगे कि महाराष्ट्र का जो पठार है खासकर, वो क्या है? काली मृदा, क्योंकि यहाँ पर लावा का ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन की क्रिया से हुई थी, और फिर यहाँ पर लावा, तो लावा से क्या होता है ना कि जब लावा का अपक्षय हो जाए, लावा का क्या हो जाए? अपक्षय, तो लावा के अपक्षय से जो मृदा बनती है वो काली मृदा बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। तो लावा किसको कहते हैं? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और जब ज्वालामुखी उद्गार के बाद बैसाल्ट धरातल पर प्रकट होता है, वो ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले, तो वो लावा है। और जब लावा का अपक्षय हो जाए, तो वो काली मृदा का निर्माण करते हैं। काली मृदा एक उपजाऊ मृदा लगभग होती है, जो गन्ना और कपास है, इसकी खेती के लिए ये बड़ा ही उपयुक्त होता है। तो काली मृदा के ये स्रोत होते हैं पठार। तो ये इसका बेनिफिट है आपके लिए। टाइप्स ऑफ प्लेट्यू देख लो, अभी आपने पढ़ा नहीं है, आगे के क्लास में आप पढ़ेंगे। तो एक होता है इंट्रा माउंटेन प्लेट्यू। अवस्थिति के आधार पर पठार 4 प्रकार के होते हैं। उसमें एक है इंट्रा माउंटेन प्लेट्यू, दूसरा है पीडमाउंट प्लेट्यू, तीसरा है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, और चौथा है गुंबदाकार पठार। ये डोम शेप है, हिंदी में इसको कहेंगे अंतर पर्वतीय पठार, इसको कहेंगे गिरिपद पठार, इसको कहेंगे महाद्वीपीय पठार, और इसको कहेंगे गुंबदाकार पठार। तो अवस्थिति के आधार पर पठार 4 प्रकार के होते हैं। पहला अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा पीडमाउंट पठार यानी गिरिपद पठार, तीसरा
कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू यानी महाद्वीपीय पठार, और चौथा गुंबदाकार पठार। ये अवस्थिति के आधार पर है। पठार का वर्गीकरण कई प्रकार से करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान से याद रखेंगे। अब ये जो डायग्राम है इसके आधार पर आप इसका परिभाषा लिख रखते हो। आंतरिक पठार कौन सा है? अंतर पर्वतीय पठार। तो वह पठार जो लगभग चारों तरफ माउंटेन रेंज से घिरे हों उसे हम अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। तो वह पठार जो लगभग चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हों अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। पीडमोंट प्लेट्यू यानी वह पठार जो एक तरफ पर्वतों से और दूसरे तरफ सी लिखा हुआ है पर मैदान या सागर से घिरे हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पीडमोंट प्लेट्यू। गिरिपद पठार, फुटहिल्स प्लेट्यू भी इसको हम लोग कहेंगे। तो वह पठार जो एक तरफ पर्वतों से और दूसरे तरफ समुद्र या मैदान से घिरे हो उनको हम लोग पीडमोंट पठार या गिरिपद पठार कहते हैं। महाद्वीपीय पठार वह पठार जो लगभग चारों तरफ से समुद्र से या मैदानों से घिरे हो उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहते हैं। और डोम से प्लेट्यू एक होता है जो दबाव मूलक बल के प्रभाव से गुंबद की आकृति में बदल जाए, उसको हम लोग कहते हैं। तो क्लियर है पठार? ये छठे के एनसीईआरटी में नहीं है, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट डाल दिया है ताकि आपको चीजें और मिल जाए। मैदान, मैदान किसको कहेंगे? तो माध्य समुद्र तल यानी मीन सी लेवल से 200 मीटर से अधिक हाइट नहीं होना चाहिए। देखो ये छठे के बच्चा के लिए है, टेक्निकली ये बहुत हद तक सही नहीं होगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये आप जो एनसीईआरटी की चीजें वो आप पहले समझ लो। मैदान माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। मैदान का समतल भूभाग होगा, प्लेन होगा, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं यानी कुछ उबड़ खाबड़ हो सकते हैं। नदियों के अवसाद से जो निर्मित मैदान होते हैं उनको हम लोग निक्षेपण जनित मैदान कहते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो अपने यहाँ है वो, चीन में जो हुआंगो नदी के द्वारा निर्मित मैदान है वो, अमेरिका में जो मिसिसिपी मिसौरी का मैदान है, सैक्रामेंटो नदी का मैदान है, बहुत सारे नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। लेकिन जब आप मैदान की टेक्निकल व्याख्या में जाएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मैदान वह भूभाग है या वह स्थल रूप है जो अपने आसपास के सी लेवल से ऊंचे हों, ये आप कह सकते हो, और अपने आसपास के पर्वत और पठारी क्षेत्र से कम ऊंचाई के हो। क्योंकि विश्व में कई ऐसे मैदान हैं जो सी लेवल से नीचे भी पाए जाते हैं, समुद्र में नहीं पाए जाते लेकिन सी लेवल से नीचे भी पाए जाते हैं। तो हम इसको उच्चावच के आधार पर परिभाषित करें तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो मैदान जो होता है वह भूभाग होता है जो अपने आसपास के पर्वत पठार से कम ऊंचाई वाले हों, समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई अधिक हो, वो मैदान है। लेकिन विश्व में कई ऐसे मैदान हैं जो समुद्र सी लेवल से नीचे भी उन पाए जाते हैं। और मैदान की उत्पत्ति कई प्रकार से होती है। उत्पत्ति के आधार पर आप देखोगे तो एक मैदान होता है जिसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक मैदान, एक होता है जिसको कहते हैं अपर्दनात्मक मैदान, और एक होता है निक्षेपात्मक मैदान। तो उत्पत्ति के हिसाब से मैदान तीन प्रकार के होते हैं: स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोजनेबल प्लेन एंड डिपोजिशनल प्लेन। यहाँ जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिया हुआ है, अब मैदान का भूभाग कैसा होना चाहिए? समतल, फ्लैट, कुछ उर्मिल सतह हो सकते हैं यानी तरंगित हो सकते हैं। वह मैदान जो नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के निक्षेपण से बनता है उसको निक्षेपण जनित मैदान कहते हैं। इसका ये तीन एग्जाम्पल है: गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, पाकिस्तान में सिंधु नदी का मैदान, चीन में वांगो नदी का मैदान, अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी का मैदान, सैक्रामेंटो रिवर का मैदान, इटली में पो नदी द्वारा निर्मित लोम्बार्डी का मैदान हो जाएगा। तो ये बहुत सारे जो है आप याद रखेंगे। क्लियर है सभी का? यहां तक मैदान के बारे में क्लियर है? ये दिया हुआ है
अब है मैदान और मानव। तो जिस तरीके से आपने देखा था कि पर्वत और मानव, पर्वत से आपको क्या क्या मिल रहा था, जिस तरीके से आपने देखा था पर्वत और पठार, पठार से आपको क्या क्या मिल रहा था, ठीक उसी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है मैदान और मानव। तो मैदान से हमें क्या लाभ मिलता है या मैदान का महत्व क्या है, ये कैसे बताएंगे आप लोग, कुछ बताइए। गंगा के मैदान को अपने यहाँ बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके के प्रश्नों को लिखने के लिए आप दिमाग में इमर्ज कर लें अपने यहाँ के मैदान के, गंगा के मैदान को, और उसके बारे में आप बताइए मैदान कैसे होते हैं। तो मैदान का क्या, तो मैदान का जो लैंड फॉर्म होता है ये क्या होते हैं, बेसिकली नॉर्मली जो जलोढ़ मैदान होते हैं वो उपजाऊ मैदान होते हैं। जो जलोढ़ मैदान उपजाऊ मैदान होते हैं, ये गहन कृषि वाले क्षेत्र, कृषि करने योग्य होते हैं। यहाँ सघन जनसंख्या होती है, क्योंकि सघन जनसंख्या होती है। सघन प्लेन क्षेत्र होने के कारण परिवहन के साधन आसानी से लगाए जा सकते हैं, रेल हो, सड़क हो, सब कुछ। तो उपजाऊ मैदान, जो जलोढ़ मैदान होता है वो क्या होता है, उपजाऊ मैदान होता है। आप अपने यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु का कुछ मैदान अपने यहाँ, उसको आप देख लो। यहाँ पर क्या होता है, कृषि की अच्छी पैदावार होती है, उपजाऊ मृदा होती है, तो कृषि की अच्छी पैदावार होगी, वो आप अपने यहाँ देख लो। सघन जनसंख्या, क्योंकि भूमि फर्टाइल है, भूमि को अधिक जनसंख्या सेवित करने की क्षमता है। जो घर के निर्माण के लिए कच्चे सामग्री मिल जाते हैं, तो इसलिए। और फिर आप देखो कि परिवहन के सभी साधन आसानी से यहाँ पर बिछाए जा सकते हैं, क्योंकि प्लेन सरफेस होता है, तो रेल हो, सड़क हो, वायु परिवहन हो, ये सब यहाँ पर हो सकते हैं। वन संसाधन आपको मिलते हैं यहाँ पे मैदान के क्षेत्र में। अपने यहाँ के कुछ एग्जाम्पल को आप ले लो, वन संसाधन का ये भी क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से मानव के लिए मैदान का बड़ा ही व्यापक महत्व रहा है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक मानव बसाव का ये क्षेत्र रहा है। क्लियर है सभी का, कोई डाउट। जल संसाधन मैदानी क्षेत्र में आपको मिल सकता है। तो आज जो चर्चा हुई है उसमें कहीं कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो। आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया है, आज क्या क्या चर्चा किया है। सबसे पहले आपको बताया स्थल रूप क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। स्थल रूप को निर्मित करने वाले जो बल हैं इसके बारे में बताया। स्थल रूप को निर्मित करने वाले फोर्स, इसके बारे में बताया, बल। और स्थल रूप को निर्मित करने वाले बल कौन है, तो एक आपने इसमें जाना आंतरिक बल, इंडोजेनेटिक फोर्स, और दूसरा इसमें आपने जाना बाहरी बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स, बाहरी बल। फिर बाहरी बल में जो प्रक्रियाएं शामिल थी वो आपने जाना। बाहरी बल में 3 प्रक्रियाएं शामिल थी, कौन कौन हम लोगों ने पढ़ा है, अपक्षय, दूसरा हम लोगों ने पढ़ाई किया है अपरदन, और तीसरा हम लोगों ने क्या किया है जिसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। ये इसके बाद हम लोग स्थल रूप पे आए, तो हम लोगों ने पर्वत, पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन किया, पर्वत श्रृंखला। और फिर पर्वत श्रृंखला, पर्वत का मानव के लिए क्या महत्व है ये। फिर हम लोग पठार पर आए, पठार के बारे में पढ़े, और पठार और मानव को, पठार हमारे लिए क्या महत्व रखता है ये। फिर हम लोग आए मैदान के बारे में पढ़े, और मैदान, और फिर मैदान मानव। तो इस सेक्शन में यदि आपको कहीं पे प्रॉब्लम है कि स्थल रूप किसको कहते हैं, स्थल रूप को निर्मित करने वाले बल जो आंतरिक और बाहरी बल हैं, बाहरी बल में जो अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण शामिल है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके इर्द गिर्द और भी कई सारी चीजें आई है। क्लियर है, कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं, करा दें। अवशिष्ट पर्वत होता है,
अवशिष्ट पर्वत होता है जब बड़े पर्वत काट छांट कर छोटे कर दिए जाए तो वो जो बचा हुआ भाग होता है वो अवशिष्ट पर्वत है। भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत होता है वह पर्वत जो भ्रंश लाइन के सहारे बनता है, पहली बात। दूसरी बात, वो तनाव मूलक बल से बनेगा। तीसरी बात, ये पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में बनते हैं भ्रंशोत पर्वत। और भ्रंशोत पर्वत में आपको बताया कि ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इसमें एक हॉस्ट पर्वत भी होता है और एक ब्लॉक पर्वत भी होता है। हॉस्ट जो होता है भ्रंश लाइन के सहारे जब भूखंड ऊपर उठ जाएगा अपने आसपास के क्षेत्र से तो वो हॉस्ट पर्वत है। और जब आसपास का ब्लॉक, दोनों साइड का ब्लॉक नीचे धंस जाएगा, बीच वाला ब्लॉक रह जाएगा तो वो ब्लॉक माउंटेन है, जिसका एग्जाम्पल आपको दिया। पहला प्रश्न है नक्षत्र मंडल के संदर्भ में बताइए क्या सही है। क्विक फास्ट फास्ट। तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां होती है। अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। कौन सा सही है बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट जल्दी जल्दी आना चाहिए। क्या होगा? आप लोग केवल ABCD लिखो। जिन्होंने क्लास किया उनका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। सभी सही है। इसमें इसमें हम लोगों ने पढ़ाई की है, डी होगा। क्योंकि आपको पूरे डिस्कशन करके बताए हुए हैं, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ध्रुव तारा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। देखो सबसे पहले जब भी आप एग्जाम दो, प्रश्न देने के लिए जाओ एग्जाम में, तो इसको सर्किल करो कि सत्य क्या है, क्या असत्य है, सही नहीं है। क्योंकि इसमें हम लोग कई बार प्रश्न को गलत कर लेते हैं। आसमान में इसका स्थान बदलता रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जाना जा सकता है। यह दिशा निर्धारण में सहायक होता है। क्या सही है ध्रुव तारा के बारे में? पोल स्टार। हाँ, वेस्टर्न घाट भ्रंश कगार है, सही है। जल्दी जल्दी। तो जिन्होंने बी आंसर किया है उनका सही है। आसमान में ध्रुव तारा का स्थान बदलता नहीं है, बल्कि ये स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, नियत। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। और दिशा निर्धारण में ये सहायक होता है। उत्तर दिशा आपको पता है, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम तारे के प्रकाश और ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि अधिक दूर होने के कारण, अत्यंत छोटे दिखने के कारण, गैस और धूलकण से बने होने के कारण। तो हम तारे के लाइट और हीट को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्यों? तीसरे नंबर प्रश्न में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नमिता निगम का सही है। केवल और केवल पहला सही है। हमसे अधिक दूर होने के कारण हम तारे के ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, ये सही है। क्लियर है? केवल ए बताए हुए हैं इसका रीजन पिछले क्लास में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह में वलय पाया जाता है? रिंग, शनि, यूरेनस, बृहस्पति। किस ग्रह में वलय पाया जाता है? क्विक फास्ट फास्ट। आज वाला टॉपिक का MCQ कल होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? जिन्होंने डी किया है उनका सही है। इन तीनों गैसों में रिंग पाया जाता है, वलय पाया जाता है, इन तीनों ग्रहों में। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि आकार एवं आकृति में पृथ्वी के समान है,
पृथ्वी के समान शुक्र पर जीवन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और शुक्र का परिक्रमण अवधि एक समान है। कई बार एलिमिनेशन के प्रोसेस से भी आप आंसर निकाल सकते हो। क्विक फास्ट फास्ट। पांचवा, शुक्र को दुर्वाग्रह, तो जिन्होंने सी किया है उनका सही है, ये ध्यान में रखो। पृथ्वी के समान शुक्र पर जीवन है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, और चूंकि सबकी ऑर्बिट अलग अलग है तो एक समान परिक्रमण पथ नहीं हो सकता। देखो आप तीसरा गलत है, ऊपर वाला आप नहीं भी जानते हो तो ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। आप एलिमिनेशन का प्रोसेस भी करो मेरे साथ, हर एक चीज को आप जानो। तो ये 2 निकल गया, तब आप 50-50 या 20-20 खेल सकते हो, लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा? सी। आकार एवं आकृति में पृथ्वी के समान है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे ग्रह है, इसकी आकृति भूआभ है। तो पृथ्वी के संदर्भ में जो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सही है? तो जिन्होंने डी किया है एक बार फिर से उनका सही है, ये तीनों ही सही है पृथ्वी के संदर्भ में। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके 2/3 सतह पर जल का विस्तार है, या 2/3 हिस्से समझेंगे, और अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई होता है। तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह क्यों कहते हैं, रीजन निकालना है। वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। राजेश कुमार का आंसर सही आया है अभी तक में। राजा चौहान का आंसर सही है। अक्षिता शर्मा का आंसर सही है। इसका केवल और केवल ए सही है कि इसके 2/3 हिस्से पर जल है, इसलिए हम नीला ग्रह कहते हैं, और इसलिए यह अंतरिक्ष से देखने में नीला है। नीला क्यों है? जल की उपस्थिति के कारण ना, नहीं तो नीला नहीं होता। इसलिए केवल एक सही है, दूसरा जिन्होंने सोच के मारा है गलत है। नेक्स्ट, चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि घूर्णन और परिक्रमण काल समान है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण, इसके सतह पर पर्वत मैदान और गड्ढों की उपस्थिति के कारण। तो चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है क्यों? फास्ट फास्ट। आज के एमसीक्यू से सबको ये पता चल जाएगा कि आप लोग जो तुकाराम के नाम पर मारते हो, तुकाराम के नाम पर सही नहीं होगा। जब तक जानकारी ना हो प्रश्न बन नहीं सकता है, खासकर मेरा प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल और केवल बी सही है, पहला सही है कि चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल जो है सेम है, इसलिए क्या है, इसका सदैव एक ही बात दिखाई देता है। लगभग 28 दिनों में या 27 दिन से कुछ अधिक समय में एक घूर्णन और एक परिक्रमण सेम समय में कर लेते, इसलिए इनका एक ही भाग दिखाई देता है। बी सही है। नेक्स्ट, चंद्रमा के संदर्भ में सत्य कथन चयन करना है। पृथ्वी का एकमात्र कृत्रिम उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल है। इसमें कौन सा सत्य है चंद्रमा के बारे में, ये बताओ। तो जिन्होंने सी किया है उनका सही है कि ये कृत्रिम उपग्रह नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। मैंने बताया था प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं वो, इसलिए पहला गलत है। और चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल है, इसकी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, हम इसमें खोज कर रहे हैं। तो इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ये जो है सही है। तो 9वें नंबर प्रश्न का क्या हो गया आपका? सी आंसर। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में सत्य, यह भी तारे के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं, ये हिमकण की पट्टी है। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में क्या सही है, जल्दी से बताएं।
तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तीसरा गलत है इसमें। देखो तीसरा गलत है, तो ना तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 है। ऑल कहने का अर्थ है कि इसमें भी 3 है, तो ये दोनों नहीं होगा। अब इस दो में आप 20-20 खेलो यदि नहीं जानते हो तो यह भी तारे के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सही है। और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे होते क्या है, किस प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं, ये आपको बताना है। आपको कमेंट में लिखिए क्योंकि आपको क्लास में बताया है। ये हिमकन की पट्टी नहीं होते। तो आपके आंसर क्या हो गए? ए सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट, उल्का पिंड के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह होते, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, सूर्य की ओर आने पर इनमें सिर और पूंछ का निर्माण होता है। तो उल्का पिंड के बारे में क्या सही है आपको बताना है। क्विक, फास्ट फास्ट। तो ये जो विशेषता है ना, ये धूमकेतु की विशेषता है। तीसरा पॉइंट जो है ये धूमकेतु की विशेषता है, तो तीसरा गलत है। तो ये आंसर नहीं होगा और ये नहीं होगा क्योंकि दोनों में 3 है। देखो हम एलिमिनेशन प्रोसेस भी आपको बताते हैं, एलिमिनेट करके कैसे आप आंसर तक पहुंचो। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह होते हैं, सही है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये दोनों सही है, डी हो जाएगा। तीसरा इसमें गलत है। ये धूमकेतु जो धूलकण गैस हिमकण के समूह होते हैं, जब वो सूर्य की तरफ आते हैं तो तापमान के प्रभाव से उनका जो गैस धूलकण आइस होता है वो पीछे की ओर जाता है, तो आगे की ओर सिर और पीछे की ओर पूंछ बनता है, झाड़ू के समान वो होता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को क्रम में सजाइए, यानी कि बड़े से छोटे की ओर आपको आना है। बड़े से छोटे, इसको क्रम दीजिए, बड़े से छोटे। वहां पर देखा न अकेडमी पर। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा है ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं, तो ब्रह्मांड के नीचे आ जाएंगे तो आकाश गंगा। हमारे आकाश गंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। आकाश गंगा के बाद क्या हो जाएगा? सौर मंडल। सौर मंडल। और सौर मंडल के बाद क्या हो जाएगा? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी उस सौर मंडल का एक सदस्य है। तो ब्रह्मांड, आकाश गंगा, यानी कि पहले 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। 4 2 1 3, यानी कि जिन्होंने सी किया है उनका सही है। 12वें नंबर में जिन्होंने सी किया है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित युग्म का चयन करें, यानी कौन करेक्टली मैच है। क्या जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन है, क्या जियोमेट्री मौसम विज्ञान का अध्ययन है, क्या जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप को कहते हैं। तो इसमें कौन सुमेलित है ये आपको बताना। जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड। क्विक, फास्ट फास्ट। सब एनसीईआरटी का प्रश्न है। इसमें प्रश्न बनाने में मैंने कोई अपने तरफ से इनपुट नहीं डाला है, बस एनसीईआरटी के मटेरियल को अच्छे से अरेंज करके अच्छे से प्रश्न बनाया हुआ है। तो जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन सही है। जियोमेट्री जो होता है ये मापन से संबंधित है, तो पृथ्वी का मापन। जियो मीन्स पृथ्वी, मैट्री मीन्स मापन। पृथ्वी का मापन। ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो उसमें क्या होता है? मेजरमेंट ही करते हैं ना एंगल सबका। तो दूसरा आपका गलत है, यानी कि ना तो ये आंसर होगा क्योंकि 2 है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 2 है। जोइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी की जो आकृति है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जोइड शेप कहते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी आपका 13 का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के घूर्णन गति, रोटेशन का परिणाम है। ये पढ़ाया है। दिन और रात की लंबाई, भूचुंबकत्व की उत्पत्ति, महासागरों में ज्वार की उत्पत्ति, कॉरियलिस बल की उत्पत्ति। ये चूंकि छठे के एनसीईआरटी में इतना डीप नहीं है, लेकिन हमने प्रश्न इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि हमने ये बताया था क्लास में
इसलिए हमने इतना बेहतर और टफ प्रश्न बना दिया है, लेकिन आपका उत्तर सही आना चाहिए। घूर्णन गति का परिणाम है। तो जिन्होंने घूर्णन गति का परिणाम दिन और रात की लंबाई नहीं है, ये गलत है। दिन और रात की लंबाई का अर्थ है घंटों में दिन और रात की लंबाई, मैंने आपको बताया था। तो पहला गलत है, तो इसका अर्थ है कि ये आंसर नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें डी ऑल कहने का अर्थ है पहला शामिल है। भूचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है, महासागरों में ज्वार की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के घूर्णन गति से जो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है उससे ज्वार की उत्पत्ति होती है, और कॉरियलिस बल की उत्पत्ति होती है। तो 2, 3, 4 जिन्होंने बी किया था उनका सही है। दिन रात की लंबाई किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के परिक्रमण गति से, ये अर्थ के परिक्रमण गति से है, इसलिए क्या है, गलत है पहला। तो थोड़ा सा भी आप कंसस नहीं रहते हैं और डी धराधर धराधर शब्द मारते जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के परिक्रमण गति का परिणाम है? सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, उपसौर और अपसौर की घटना, ऋतु परिवर्तन, लिप वर्ष का होना, दिन रात का होना। कौन इसमें परिक्रमण गति का परिणाम है? क्विक फास्ट फास्ट। तो 15 में भी एक गलत है, पांचवा दिन और रात का होना किसका परिणाम है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और पृथ्वी के घूर्णन गति का ये परिणाम है। घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और घूर्णन गति का परिणाम है। तो पांचवा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा आपका आंसर, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 है, ये नहीं होगा इसमें 5 है, और ऑल कहने का अर्थ है इसमें भी 5 है। देखो एक ऑप्शन आप जानते हो, उत्तर आपका निकल गया, सी होगा। एलिमिनेशन के प्रोसेस से सब सही है, 1, 2, 3, 4। क्लियर है सभी का? देखो हम केवल आपको बताते नहीं, बल्कि आप एलिमिनेट करने का प्रोसेस से भी समझिए कि प्रश्न कैसे बनते हैं, क्योंकि यूपीएससी में कई बार, स्टेट पीसीएस में इससे भी आप प्रश्न अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करूंगा। सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है, गुड नाइट है।